चलो जी, आ जाओ मालिक। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर एक टॉपिक ले रहे हैं और इन हर टॉपिक को क्वेश्चनेयर के साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई किसी भी तरीके से अधूरी ना रह जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चनेयर बिजनेस ट्रस्ट का। बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चनेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दी से अपने क्वेश्चनेयर बुक को ओपन कर लीजिए और आपको पता होगा कि बॉस ये सारे क्वेश्चनेयर आपको अगर बहुत फ़ायदा दे रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक के भी इसे पहुँचाइए कि हाँ भाई क्वेश्चनेयर डिस्कशन चल रहा है, तुझे सिर्फ बुक ले लेनी है। इनफैक्ट फास्ट ट्रैक बुक और क्वेश्चनेयर ले ले, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। तेरा रिविजन भी हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से और क्वेश्चन आंसर भी डील हो जाएंगे। आइए, क्वेश्चन है बिजनेस ट्रस्ट। ऐसे तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आज तक के इसके ऊपर 3 ही क्वेश्चन है, जिसमें से 2 मैंने यहाँ कवर कर लिए, एक मैंने मेरे रेगुलर बुक के अंदर में कवर किया है। स्पेसिफिकली अमेंडमेंट्स थे, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप एग्जाम में पढ़ के चल जाना है। दोनों क्वेश्चन आपने एग्जाम में पढ़ लिए, आपका काम हो जाएगा इन 2 क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट इन 2 क्वेश्चन के अंदर में ही हम लोगों ने क्या किए हुए, कवर किए हुए हैं। तो ये 2 भी अगर आपने अच्छे से कर लिए तो ईमानदारी से सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आइए ज़रा ध्यान देते हैं। बिजनेस ट्रस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 आओ बेटा। द क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क्ड इन November 2015 as amended by Finance Act 2020. A real estate trust received the income of 120 lakh from the Special Purpose Vehicle Company. SPV से कुछ पैसा मिला है, ब्रेकअप इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है। याद कर बेटा, याद कर, इंटरेस्ट और डिविडेंड टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट है किसके हाथ में? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जम्प्ट है। जब बिजनेस ट्रस्ट इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है तो यूनिट होल्डर के हाथ में इस पर टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। द रीट डिस्ट्रीब्यूट 90 लाख टू द यूनिट होल्डर, 40% ऑफ द यूनिट होल्डर आर नॉन रेसिडेंट। ये क्यों बताया होगा? टीडीएस के लिए, क्योंकि जब बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को देता है उसके हाथ में टैक्सेबल है तो टीडीएस आता है इंटरेस्ट कंपोनेंट के ऊपर। एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन, आपको टैक्स इम्प्लीकेशन पूछा है, किसके हाथ में? रीट के हाथ में भी और यूनिट होल्डर के हाथ में भी। इस आंसर को डायरेक्टली यहाँ से पढ़ना चालू कीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 से। ऊपर मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है, इसको मैंने जानबूझ के ऐसा किया हुआ है क्योंकि अगर आपको ये ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछा होगा तो आप ये ऊपर वाला पॉइंट लिख के भी काम खत्म कर सकते हो, और अगर आपको ये ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा है तो इंडिविजुअली इसको कैसे लिखना है वो मैंने बताया। इंडिविजुअल पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एन एसपीवी, एसपीवी से जो इंटरेस्ट इनकम किसको मिली? सबसे पहले बिजनेस ट्रस्ट को। एसपीवी से जो बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है मालिक? एग्जम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, क्योंकि पास थ्रू स्टेटस होता है तो किसके हाथ में टैक्सेबल होता है? यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। फर्दर एक और बात याद दिला दूं, सिंस एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को क्या दे रही है? ऐसी अमाउंट दे रही है जो टैक्सेबल नहीं है, एसपीवी को इसके ऊपर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया एक एंगल। अब दूसरा एंगल याद करो, जो ड्राइंग हमने बनाई थी, बिजनेस ट्रस्ट जो यूनिट होल्डर को दे रहा है इनके हाथ में ये टैक्सेबल है, तो क्या ये टीडीएस डिडक्ट करेगा? आंसर इज यस। कौन से सेक्शन के अंदर में? 194 LBA के अंदर में ये टीडीएस डिडक्ट करेगा। यस, रेसिडेंट है तो 10%, नॉन रेसिडेंट है तो 5%, और नॉन रेसिडेंट है तो 5%। यूनिट होल्डर के हाथ में ये कैसे टैक्सेबल है? क्या रेट से टैक्सेबल है? रेसिडेंट हुए तो नॉर्मल स्लैब रेट, नॉन रेसिडेंट हुए तो 5% के हिसाब से एज पर 115A। आइए देखते हैं। There would be no tax liability in the hands of REIT due to the pass-through status enjoyed by it under Section 1023 FC in respect of interest income from special purpose vehicle। तो अगर आप इसकी ड्राइंग भी बनाना चाहें यहाँ पे बन सकती है। SPV ने बिजनेस ट्रस्ट को दिया इंटरेस्ट, इट इज़ नॉट टैक्सेबल। Therefore, SPV is further not required to deduct TDS on the interest payment of the REIT. However, REIT has to deduct TDS under 194 LBA, 10% in case paid to resident holder, 5% in paid to non-resident holder, और उसी के साथ साथ आप कंप्यूटेशन दिखा सकते हैं। Interest component is income to the unit holder and taxable in the hands of unit holder, 5% if they are non-resident as per 115A and as per normal slab rate if they are resident। पूरा एंगल ये हो गया इंटरेस्ट कंपोनेंट। द इंटरेस्ट कंपोनेंट रिसीव फ्रॉम रीट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर वुड बी डिटरमाइंड इन प्रोपोर्शन टू 90/120, क्योंकि रीट की टोटल इनकम 120 थी, उसमें से 90 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 90/120 का रेशो हमने इसलिए किया हुआ है। अच्छा जी सर, एक चीज़ मिली थी इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ मिली है डिविडेंड। डिविडेंड का आपको बता देता हूँ। एसपीवी से जब बिजनेस ट्रस्ट को मिलेगा तो ये डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है। बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को देगा ये टैक्सेबल है, डिपेंडिंग अपॉन एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट किया है क्या? याद है फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट,
एसपीवी ने 115 BAA ऑप्ट किया है क्या, इसके बेसिस पर डिसाइड होगा यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। चेक करना, डिविडेंड इनकम, देयर वुड बी नो टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड ऑफ REIT सिंस डिविडेंड इज एग्जम्प्ट अंडर 1023 FC। SPV shall not deduct TDS on the dividend. If SPV has not opted for 115 BAA, then dividend portion received by unit holder is exempt in his hand and there is no question of TDS in that particular case. If SPV has opted for 115 BAA, 115 BAA अब आपको पता है क्या है, yes or no, ऑप्शनल टैक्स रेट में हमने पढ़ लिया। If SPV has opted for 115 BAA, then dividend portion received by unit holder is taxable in their hands and accordingly REIT will deduct TDS at the rate of 10% on this particular amount. चेक कर लो मालिक। डन सर। क्वेश्चन नंबर 2 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बड़ा क्वेश्चन है और इसमें सारे एडजस्टमेंट है, तो अगर टाइम कम होगा एग्जाम के टाइम पे तो बस ये एक क्वेश्चन भी पढ़ के चल जाओगे तो काफ़ी हो जाएगा। KDS रियलिटी, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन नवंबर 2016, नवंबर 2016 का क्वेश्चन है ये। KDS रियलिटी ट्रस्ट, अ बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर द सेबी रेगुलेशंस प्रोवाइड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। रेंटल इनकम 3 करोड़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। करना क्या है, discuss the tax implication including TDS implication based on the above income earned by KDS Realty Trust both in the hands of KDS and unit holder। आप एक बात से तो समझ ही गए होंगे दो क्वेश्चन से कि जब भी बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन आता है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी टैक्स लायबिलिटी पूछी जाती है और यूनिट होल्डर के हाथ में भी पूछी जाती है। तो एक एक आइटम को सेपरेट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आया है, रेंटल इनकम आया है। अगर सोचिए ये REIT है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, अगर उनने खुद ही बोला है KDS रियलिटी मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, अगर ये खुद REIT है तो जो रेंटल इनकम आया है ये एग्जम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और ये इनकम अगर वो यूनिट होल्डर को देते तो यूनिट होल्डर के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर 115 UA। सो एक एक पॉइंट चेक करना। रेंटल इनकम ऑफ REIT, एनी इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ REIT by way of renting, leasing, letting out real estate owned directly or indirectly is exempt under section 1023 FCA. Consequently, the rental income is exempt in the hands of REIT. अगर REIT के हाथ में exempt है तो फिर TDS करने का रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गया। As per 194 LBA, REIT will deduct 10%. REIT डिडक्ट करेगा 10% जब वो यूनिट होल्डर को दे रहा होगा। REIT will have to deduct 10% in the hands in case of distribution of such rental income to the resident holder and at the rate in force to a non-resident unit holder. Yes, अच्छा जी, यहाँ पे देखिए यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा, यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा, द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर फ्रॉम REIT in the nature of renting would be treated as income of the unit holder under 115 UA and therefore such income is taxable in their hands. The component of rental income received by REIT in the hands of each unit holder would be determined in the portion of 311 by virtue of this thing. 311 3 करोड़ रेंटल इनकम आउट ऑफ द टोटल इनकम 311 के बेसिस पे डिवाइड होगा, प्रोपोर्शनेट इनकम। सेकेंड रीड करो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डन, अच्छा जी, ध्यान से सुनना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1.5 करोड़ ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर ऑफ ब्रह्मा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर, लिस्टेड शेयर मतलब STT पे किया होगा। एन इंडियन कंपनी इन विच KDS होल्डिंग कंट्रोलिंग स्टेक होल्डिंग 60%। अच्छा जी, याद करो, बिजनेस ट्रस्ट को अगर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, लिस्टेड लिखा हुआ है, तो आपको खुद समझना होगा 111A होगा ये।
जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा स्पेशल रेट 15% पे टैक्सेबल होगा, बराबर है। अच्छा जी, एट द सेम टाइम यूनिट होल्डर के हाथ में इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है या फिर आपका रेंटल इनकम टैक्सेबल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पे किया गया होगा, कंपनी ने इस पर पे कर दिया, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। एज पर 115 UA, टोटल इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट शैल बी चार्जेबल एट द MMR subject to provision of 111A, 112, 112A. Accordingly, 15% on the short term capital gain would be liable. ये जब मेंबर को देता रहेगा नो TDS, यूनिट होल्डर के हाथ में एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द एक्सटेंट इट डज नॉट कंप्राइज इंटरेस्ट एंड रेंटल इनकम is exempt in the hands of unit holder. Hence, short-term capital gain will not be taxable in the hands of unit holder. Short-term capital gain will not be taxable in the hands of unit holder. Done. यही अगर 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता तो ये MMR पे टैक्स भरते, बिजनेस ट्रस्ट वाले MMR पे टैक्स भरते, और ये तो यूनिट होल्डर के हाथ में वैसे भी एग्जम्प्ट होता। थर्ड पॉइंट इसी पे बेस्ड है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 2 करोड़ ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज़। अब ये जो सेल हुआ है ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ये MMR पे टैक्स होता है, क्योंकि ना ये 111A का है, ना 112A का है, ना ही 112 का है। शॉर्ट टर्म बोला है, लॉन्ग टर्म होता तो हम मान भी लेते। Further short-term capital gain of 2 lakh will be taxable at MMR in the hands of business trust. No TDS is required to be made because ये उनके हाथ में taxable ही नहीं है. There would be no tax liability of short-term capital gain component in the hands of unit holder by virtue of 1023 FD. Read it again. डन सर। नेक्स्ट ऊपर आओ। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑफ 1 करोड़ रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। 1 मिनट, ये इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम SPV, ये इन्वेस्टमेंट से आया हुआ इंटरेस्ट है। इन्वेस्टमेंट से आया हुआ इंटरेस्ट तो टैक्सेबल होता है किसके हाथ में? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एट द रेट MMR। ये अगर SPV से इंटरेस्ट मिला होता, SPV में इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट नहीं, SPV से मिला होता ये इंटरेस्ट, तब तो वो एग्जम्प्ट होता। SPV के डिबेंचर में इन्वेस्ट करके आपको मिला है, ये नॉर्मल इनकम बन जाएगा और यूनिट बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में MMR पे जाएगा। बिजनेस ट्रस्ट MMR पे दे रहा है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। जब यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा तो TDS करने की जरूरत नहीं है। Interest income received in respect of investment is taxable at MMR and no deductible tax at source on component of income distributed to unit holder. No tax liability on interest component because इन्होंने ही MMR पे उसको पे कर दिया। डन। अब आते हैं डिविडेंड इनकम के ऊपर। डिविडेंड ब्रह्मा कॉर्प से आपका कंट्रोलिंग स्टेक था इस कंपनी में, SPV हो गया ये। SPV से जो डिविडेंड मिलता है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जम्प्ट होता है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा क्या डिपेंड करेगा उनने 115BAA ऑप्ट किया है या नहीं किया है। There would be no tax liability in the hands of business trust since dividend income is exempt in the hand of business trust. They will not deduct TDS on dividend in TDS. जब ब्रह्मा किसको देगा? KDS को देगा। There will be no TDS liability. No TDS deductible at source on dividend component on income distributed to unit holder. However, where Brahma Limited has opted for 115BAA, tax is to be deducted at the rate of 10%.
नो टैक्स लाइबिलिटी ऑन डिविडेंड कंपोनेंट in the hands of unit holder. If no tax liability, if they have not opted for 115 BAA, there would be tax liability if they have opted for 115 BAA. कंपोनेंट्स का टैक्स रेट इस तरीके से निकलेगा. डन बेटा. एंड दैट्स इट. यहाँ पे हमारा क्वेश्चनेयर का एक और टॉपिक खत्म होता है, बिजनेस ट्रस्ट. बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख लेंगे तो ये ज़्यादा ईजी और ज़्यादा अच्छा बनेगा एज कम्पेयर टू दी अदर्स. सो बिजनेस ट्रस्ट भी ख़त्म हो चुका है हमारा. यस सर, बिजनेस ट्रस्ट भी हमारा ख़त्म हो चुका है.